तो वेलकम यू ऑल, वेलकम वंस अगेन। मैं निमेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर यूट्यूब पे डाला डाला गया है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन सबको पढ़े थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज सब के बारे में जाने थे। लेकिन आज हमारा उसी का कह लो दूसरा पार्ट या दूसरा चैप्टर भी कह लो, अलग करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करता हूँ ये वीडियोस 30 मिनट का रहेगा। 30 से 35 मिनट के अंदर ये पूरा वीडियोस आपको कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसमें मैं आपको पूरा कैपेसिटेंस के बारे में कवर कराऊंगा और आपको बिल्कुल मजा आएगा और आपको बिल्कुल समझ आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं फील होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बैठ जाओ और इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखना है, बिना रुके हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और चीजों को ध्यान से समझते हैं, एक एक चीज को हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी होता है। क्यू क्या है? क्यू आपका चार्ज है। वी क्या है? वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच का, या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो सिंपली। और कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है? फराड, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैपेसिटर होता है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम बात करें तो बात अभी एयर का हो रहा है। एयर बोल लो या फिर इसको वैक्यूम भी बोल सकते हो। तो अभी बात एयर या फिर इसको आप वैक्यूम भी बोल सकते हो, एयर या वैक्यूम का हो रहा है। तो एयर और वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू, याद रखना, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हैंड रिटेन नोट हमें कहाँ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप वीडियोस को देखो, मैं टेलीग्राम पे कल का, पिछले क्लास का भी और अभी का पूरा नोट एक साथ मैं डाल दूंगा, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लो कि दो प्लेट है और दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दो, कुछ इस तरह से। ये देख रहे हो नीचे में ये फिगर जो दिख रहा होगा, ये फिगर को मैं थोड़ा और करीब ला दे रहा हूँ। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो केस बनता है। एक तो डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत जगह के लिए डाला होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस में डाला गया है, मतलब उसकी जो थिकनेस है छोटा है, पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है डाइलेक्ट्रिक पूरा डाला जाता है। तो दो केस बनता है, एक तो डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरी डाला हुआ है, पूरा फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, तब क्या होगा कैपेसिटेंस। और एक होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक डालें तब क्या होगा कैपेसिटेंस। तो अगर हम जो है यहाँ पे मान लो एक कैपेसिटर है, यहाँ पे देख लो, और इसमें हम पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दे, पूरा पूरा एकदम डाइलेक्ट्रिक को भर दे इसके बीच का, ठीक है, तो उसको टोटल डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो, टोटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उस केस में आपका जो कैपेसिटेंस होता है बाबू, उस केस में कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन ए बाई डी। क्या होता है? के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है के एप्सिलॉन ए बाई डी। अब यहाँ पे जो के है, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। अब एक चीज यहाँ नोटिस करने बात है कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है कौन है? के है, ठीक है। नोटिस करने वाला बात यह है कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, सॉरी पहले जो कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन ए बाई डी था। लेकिन जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है के इंटू एप्सिलॉन ए बाई डी, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। हाँ याद रखना, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है डाइलेक्ट्रिक हम पूरा ही डालें। कभी कभार ऐसा होता है कुछ दूर तक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, बाकी दूरी तक डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले। ऐसे केस को हम बोलते हैं पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। अगर थोड़ी दूर तक डाइलेक्ट्रिक हो, कितना दूर तक हो भाई? तो फिगर में आओ, फिगर में आपको मैं बताता हूँ कितना दूर तक डाइलेक्ट्रिक हो। तो आपको फिगर साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर में देख सकते हो यहाँ पे टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जहां तक है वो टी है, बीच की दूरी टोटल डी है, तो बचा हुआ दूरी क्या होगा? बचा हुआ दूरी डी माइनस टी हो, ठीक है। अगर टी डाइलेक्ट्रिक है तो टोटल दूरी, अगर मान लो कैपेसिटर की जो प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं, तो अगर दो प्लेट के बीच की दूरी अगर डी है और टी टी थिकनेस का, मोटाई का, टी चौड़ाई का,
एक डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा हुआ दूरी क्या होगा, डी माइनस टी। इस केस में जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है फॉर्मूला, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, फॉर्मूला जो बनता है वो एप्सला ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे याद रखे सर, इतना मतलब खतरनाक फॉर्मूला है, इसको कैसे याद रखेंगे? मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखो एप्सला ए तो हर जगह तुमको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ भी एप्सला ए था, यहाँ भी एप्सला ए है, और यहाँ भी एप्सला है, तो एप्सला ए तो हर जगह होता है। लेकिन यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक आया, यहाँ पे क्या आया बाबू, डाइलेक्ट्रिक आया। डाइलेक्ट्रिक आने के कारण एक बात समझना, दो चीज तुमको पता होना चाहिए, कितना दूर हवा है और कितना दूर डाइलेक्ट्रिक है। जितना दूर हवा है उसको आप सिंपली लिख दोगे, प्लस जितना दूर डाइलेक्ट्रिक है उस डिस्टेंस को, दूरी को बटा डाइलेक्ट्रिक के वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, बात खत्म। मतलब देखो टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और टोटल दूरी डी है, तो हवा कितना दूर होगा, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी किसका चौड़ाई है, ये एयर, इतना दूर एयर है, हवा है, और इतना दूर टी टी बट्टा के जो है ये किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो सिंपल याद रखना कि डी माइनस टी डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, प्लस डाइलेक्ट्रिक का जो चौड़ाई है, थिकनेस बटा डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू, दैट्स ऑल। ये आपका हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बस राइटिंग करता हूँ, बाकी नोट्स अपने आप में ही बेस्ट है, ठीक है। अब आगे चलें, आगे चले, आगे देखते हैं, आगे कुछ बातों को समझते हैं। एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्सला का मान आप लोग याद रखना 8.85 10⁻⁻12 होता है, ये बात आप याद रखना। अब आप कुछ मुद्दा को यहाँ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस जो होगा, इसका क्या मतलब होता है। कैपेसिटेंस मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब किसी भी चीज में चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी क्या है, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब तुम कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हो, वही तुम्हारा कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। अगर ज्यादा कैपेसिटेंस है, इसका मतलब तुम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो सेम वोल्टेज पे। देखो एक बात तो क्लियर है भाई, कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज तो ज्यादा स्टोर करोगे। तुम सोचोगे कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे चार्ज स्टोर उसमें होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर चाहते हो कम ही वोल्टेज पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, तो उस चीज का, उस सब्सटेंस का जो कैपेसिटेंस होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है ना, उस केस में कम ही वोल्टेज पे हम ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। याद रखना दूसरा बात कि सी जो होता है कांस्टेंट होता है, गिवन ज्योमेट्री और मीडियम के लिए कैपेसिटेंस का मान कांस्टेंट होता है। दूसरा Q बराबर सी भी याद रखना, और V बराबर Q बाई सी, ये बात भी याद रखना। अब मेन यहाँ पे एक मुद्दा आ जाता है, स्पेशल केस, ठीक है, ध्यान देना। कैपेसिटेंस जो होता है वो Q और V पे निर्भर डिपेंड नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। उस पे आओ हम कुछ डिस्कशन करते हैं इस मुद्दे पे, है ना, इस बात पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस तुम बोलोगे सर C बराबर Q बाई V पर है ना, इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे भी डिपेंड करता है और वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटेंस जो होता है सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता, वही बात शायद यहाँ लिखा होगा। ठीक है। कैपेसिटेंस होता है सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम पे निर्भर करता है, Q और V पे निर्भर नहीं करता। लेकिन तुम बोलोगे सर फॉर्मूला में तो Q और V लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, देखो रीजन मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो अगर तुम सोचोगे सर अगर हम चार्ज बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर चार्ज को डबल कर दे तब क्या होगा, तब बाबू वोल्टेज भी डबल हो जाता है, और दो दो कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस फिर से Q बाई V आएगा। यानी कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर चार्ज को डबल कर दे तो उसके साथ साथ वोल्टेज भी डबल हो जाता है, इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू निर्भर डिपेंड नहीं करता है, ना ही कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना। अब आइसोलेटेड स्पेयर के बारे में पढ़े, अगर मान लो एक कंडक्टर उठा लो, एक स्पेरिकल कंडक्टर उठा लो, उस पर भी तुम चार्ज स्टोर कर सकते हो, हालांकि उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होता है, ना के बराबर होता है, बट उसी को हम आइसोलेटेड स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर बोल सकते हो जिसपे हम चार्ज जाके रख दें, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्पेयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। दूसरा कैपेसिटेंस जो अर्थ का कैपेसिटेंस अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में,
तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफराड होता है, ठीक है। और चूंकि आप पढ़े होगे सी बराबर क्या होता है, के एप्सिलॉन ए बाई डी, पढ़ा है ना अभी डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो अगर आप सुना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुना। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर कैपेसिटेंस जो होता है इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ाने से, ऑब्वियस सी बात है, सी और डाइलेक्ट्रिक का डायरेक्ट रिश्ता है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बढ़ती है कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और डिक्रीज विथ प्लेट डिफरेंस, हाँ सी और डी का उल्टा रिश्ता, इनवर्स, उल्टा रिश्ता होने के कारण अगर दूरी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से ये मैं पूरा आपके लिए स्लाइड बनाया हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत से, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगला है कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर देखा जाए, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर क्या होता है, उसका दो तीन फॉर्मूला है, तीनों याद रखोगे, एक तो हाफ क्यूवी और एक हाफ सी वी स्क्वायर, सबसे ज्यादा यूज यही होता है हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन हाफ क्यूबी भी यूज होता है। तीसरा है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। अब ये में से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है आपको दिया क्या क्या है, उस बेसिस पे आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करें एनर्जी डेंसिटी, इसका बात करें एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इसके भी कई फॉर्मूले, नाम ही इसका एनर्जी डेंसिटी, इसी से मतलब निकलता है, इसका मतलब ये होता है एनर्जी बटा वॉल्यूम, अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें उसी को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, है ना, दोनों लिख सकते हैं। के है डाइलेक्ट्रिक के केस में, और सिंपल हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना एनर्जी डेंसिटी जो होता है, आप कभी भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, आपको डायमेंशन पूछ देगा। तो सिंपल याद रखना कि जो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है ये आपका जो होता है एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में फोर्स, अगर दो प्लेट है आप देख सकते हो यहाँ फिगर में भी, एक प्लस चार्ज का प्लेट एक माइनस चार्ज का प्लेट है, जाहिर सी बात है दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान सुनना। एक तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन ओ, दूसरा हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू ए, यानी एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया, यहाँ पे सिर्फ एरिया एक एक्स्ट्रा आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एरिया जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, साथ में एरिया आ रहा है, तो अगर फोर्स निकालना हो तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ आप एक चीज और देख सकते हो कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज का ग्राफ बनाए, तो U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर होता है जी, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, क्यों कर्व बन रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि U और V स्क्वायर के बीच का रिलेशन ही देख लो, U V स्क्वायर के साथ का रिलेशन है डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, सो दिस इज ग्राफ, याद रखना, ठीक है। आगे नीट्स के लिए स्पेशल नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जितना भी चीज देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ में बता रहा हूँ कि एनर्जी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई डी भी लिख सकते हो, दो प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बीच की दूरी डिस्टेंस, डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दूसरा बात अगर मैं बताऊं तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी अभी पर क्या है हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर, और अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो हाफ एप्सिलॉन के ई स्क्वायर, बस के लगा दो, डाइलेक्ट्रिक केस में के आ जाएगा, बात खत्म है ना, और कुछ है नहीं। अब इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि हाफ क्यू वी नॉट क्यू वी, ठीक है, याद रखना, बैटरी सप्लाईज क्यू वी बट कैपेसिटर स्टोर हाफ क्यू वी। एक चीज और नोट करने वाला है कि बैटरी जो चार्ज देता है, आपको पता है बैटरी मान लो क्यू चार्ज दिया, ठीक है, और वी वोल्टेज पे दिया, तो बैटरी जो सप्लाईज कर रहा है कितना कर रहा है क्यूबी, लेकिन कैपेसिटर कितना स्टोर कर रहा है हाफ क्यूबी, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है
अभी अभी हम पढ़ के आए कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है हाफ क्यू भी होता है, ठीक है। लेकिन जो बैटरी सप्लाई करता है क्यू भी करता है, ठीक है। क्यू चार्ज भी पोटेंशियल डिफरेंस से सप्लाई करता है, लेकिन कैपेसिटर हाफ क्यू भी को स्टोर कर पाता है। अदर 1/2 इज लॉस्ट एज हीट रेडिएशन ड्यूरिंग चार्जिंग। ये बात नोट करके रखना कि बाकी का जो, चूंकि हाफ क्यू भी जो है कैपेसिटर में स्टोर हो गया, तो सवाल ये उठता है ना बाकी का हाफ क्यू भी कहाँ गया। तो बाकी का जो हाफ क्यू भी है हीट और रेडिएशन के द्वारा लॉस हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी विथ डाइलेक्ट्रिक बैटरी। देखो दो केस बनता है यहाँ पे, याद रखना। एनर्जी विथ डाइलेक्ट्रिक बैटरी डिस्कनेक्टेड, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, एक दो बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ मार्क कर रहा हूँ उसको याद रखना कि अगर बैटरी जो है आपका, बैटरी आपका डिस्कनेक्टेड रहता है, उस केस में चार्ज कांस्टेंट रहता है, याद रखना। अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को हटा दें, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये बात माइंड में याद रखना, ठीक है। दूसरा, अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिक्रीज कर जाता है बाय द फैक्टर ऑफ के, यानी जो नया जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यू बटा के हो जाएगा, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, यू बाई के हो जाता है। और जब बैटरी कनेक्टेड हो और तब जाके डाइलेक्ट्रिक डाल दो उसमें, ठीक है, उससे एनर्जी जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब समझो ध्यान से, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो डाइलेक्ट्रिक अगर डालें तो जो उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी होता है डिक्रीज हो जाता है। मतलब बैटरी हटा दो, बैटरी खोल के निकाल दो, बैटरी खोल के निकाल दो, कैपेसिटर से बैटरी खोल के हटा दो और कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक जाके डाल दो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डिक्रीज हो जाता है यू बाई के हो जाता है, जितना उसकी वैल्यू होता है उससे के डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना चार्ज कांस्टेंट होता है इस केस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड हो फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है के टाइम्स हो जाता है, और यहाँ इस केस में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो दो केस बनता है, ये दोनों केस माइंड में याद रखना। अगर बैटरी हटा दो और डाइलेक्ट्रिक डाल दो, चार्ज कांस्टेंट होगा, एक ही याद रखना। कांस्टेंट क्या है वो बस याद रखो पहले, ठीक है। और अगर बैटरी लगा हुआ है और तो फिर डाइलेक्ट्रिक जाकर डाल दो, तो बैटरी रहने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है और वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये दो बात याद रखना। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना, एक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव होता है अपोजिट चार्ज ऑन प्लेट ड्यू टू कूलम्ब्स अट्रैक्शन, याद रखना। आगे अगर चलें तो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पूरा जो नोट्स है वो हैंड रिटेन नोट्स है जो बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो 1/C1 1/C2 1/C3, मतलब जो तुम पैरेलल के पढ़ते हो वहां पे कैपेसिटर में वो चीज सीरीज के लिए लगता है, 1/C1 1/C2 1/C3। और चार्ज की बात करें प्रत्येक कैपेसिटर पे, तो सीरीज कनेक्शन में चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम होता है। तुम देख सकते हो, यहाँ पे फिगर देख लो, फिगर में देख सकते हो तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 सीरीज में लगा है, तो चार्ज की वैल्यू सेम है, भले प्लस माइनस का अंतर है बट वैल्यू सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसमें प्लस क्यू है तो इसमें माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी चार्ज ऑन ईच प्लेट सेम होता है। जैसे तुम पढ़े हो ना कि रजिस्टर के केस में करंट सेम होता है सीरीज में, उसी तरह कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन के अंदर जो फॉर्मूला लगता है डेट इज 1/C1 1/C2 1/C3, चार्ज तो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सबका सम होता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3। अब सवाल होता है किसको क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये कैसे पता लगाएंगे। देखो आपको पता है Q बराबर CV होता है, अगर Q कांस्टेंट है तो C और V का रिश्ता कैसा है, इनवर्स। C और V का इनवर्स रिश्ता बनेगा अगर Q कांस्टेंट है तो। इस केस में Q कांस्टेंट है, यानी जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, बस इतना सोच लो, ठीक है। जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, ओके। चलो ये बात तो समझ आ गया, अब इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस। आओ
तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली जुट जाएगा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो हम डायरेक्ट C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ये दो के लिए यूज होता है। तो याद रखने वाली बात यही है, कैपेसिटर में जब जोड़ते हैं, दो और तीन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एकदम पैरेलल वाला होता है। याद रखना, ये रिवीजन में करा रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप एक ही बार में इतना जल्दी पूरा खत्म कर देते हो। बाबू ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवीजन सीरीज। ओके, याद रखना। उसके बाद चार्ज इज सेम इन सीरीज, याद रखना। पोटेंशियल डिवाइड होता है, याद रखना। इफ वन कैपेसिटर ओपन, इंटायर सर्किट स्टॉप। सीरीज में ही प्रॉब्लम है कि अगर एक कैपेसिटर काम करना बंद कर दे तो पूरा सर्किट ओपन हो जाता है, याद रखना। आगे चलते, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। अगर एक जैसा बहुत सारे कैपेसिटर हो सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C/N हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो 20 माइक्रोफराड के दो कैपेसिटर है। अगर इसको हम सीरीज में जोड़ दे, दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दे, नॉट पैरेलल, लेट्स कंबाइन दीम। मैं इसको सीरीज में कंबाइन कर देता हूँ। वेट वेट, यहाँ पे 20 माइक्रोफराड के दो कैपेसिटर है, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया। तो इसका जो आंसर होगा पता है क्या होगा? 10 माइक्रोफराड आएगा जोड़ने पे। सिंपल है भाई, 20 लिखो और दो है तो दो से डिवाइड कर दो। अगर एक जैसा होता है तो उसको एक बार लिख दो और उससे जितना उसके नंबर होते हैं संख्या, उससे उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और बात याद रखना, जो टोटल कैपेसिटेंस होता है एक सिंगल कैपेसिटेंस से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। मतलब जो टोटल जोड़ने में जो आंसर आएगा वो एक से हमेशा छोटा होगा। अब बात करते हैं पैरेलल का। भाई पैरेलल इतना इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। एकदम इजी है, सबसे इजी अगर है कोई तो पैरेलल है, ठीक है। सबसे इजी अगर कोई है तो पैरेलल है। तो कई आइए कैपेसिटर इन पैरेलल देख लेते हैं फाइनली। देखो पहला तो फॉर्मूला ये है कि अगर हम सबको जोड़े तो सिंपली इस पैरेलल में क्या होता है, जो भी कैपेसिटर है सिंपली सबका सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, जिससे देखो यहाँ पे ये सब पैरेलल में ही लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ, लेट्स सी, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ जितना फिगर में लगा है सब पैरेलल लगा है, C1 C2, है ना। उसी तरह यहाँ पे C3 सब पैरेलल में लगा हुआ है, C1 C2 C3। पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम होता है, याद रखना। यहाँ लिखा है वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर सेम, वोल्टेज सेम है। यानी V1 V2 V3 सब V के बराबर है, सब सेम है, V1 V2 V3 वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में। लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है ये एकदम सिंपल जोड़ होता है। अगर मान लो तीन कैपेसिटर लगा है, C1 प्लस C2 प्लस C3, बात खत्म। चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज बढ़ता है, चार्ज एक जैसा नहीं होता है। सीरीज में चार्ज एक जैसा होता है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे चार्ज डिवाइड होता है पैरेलल के अंदर। तो चार्ज जो सबको मिलेगा, एक को Q1 चार्ज मिलेगा, एक को Q2 चार्ज मिलेगा, एक को Q3 चार्ज मिलेगा। अब चार्ज डिवाइड कैसे होता है, अगर इस पे हम चर्चा करने बैठ जाए, आओ बैठते हैं चर्चा करने। किसको कितना चार्ज मिलेगा कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए एक बुद्धि लगाओ। देखो आप पढ़े हो ना, Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे पैरेलल के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो Q और C का डायरेक्ट रिश्ता होता है। तो अगर हम Q1 बाई Q2 करें तो मेरा C1 बाई C2 आएगा। यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसको चार्ज भी ज्यादा ही मिलेगा। और यही चीज यहाँ पे लिखा होगा, तुम देख सकते हो, Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C2, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। याद रखने वाली बात क्या है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, चार्ज डिवाइड होता है, ठीक है। और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, वो बात में यहाँ लिखा है कि मोर कैपेसिटेंस गेट मोर चार्ज। पैरेलल में इंक्रीज टोटल स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। पैरेलल इंक्रीज टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। पैरेलल में क्या होता है कि मतलब कैपेसिटेंस बढ़ता है, सीरीज में नहीं बढ़ता। सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में और उल्टा कैपेसिटेंस घट जाता है। अगर बहुत सारे कैपेसिटर को ले लो और सीरीज में जोड़ दो, तुम सोचोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, भाई नहीं होता ऐसा, तुम गलत सोच रहे हो। कैपेसिटेंस पैरेलल में बढ़ता है, ठीक है। और बहुत सारा अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया जाए, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया जाए एक ही जैसा वैल्यू का, एक ही वैल्यू का बहुत सारा कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा दिया जाए, तो एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा N इंटू सी होगा। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, N इंटू सी होगा, अगर बहुत सारे कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो, ठीक है।
तो पैरेलल केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा हमेशा बड़ा होगा किसी एक कैपेसिटेंस के तुलना में। मतलब कोई एक कैपेसिटेंस उठा लो, जैसे तुम तीन लगा दिए, एक 2 माइक्रोफराड का है, ऐसे ऐसे तीन लगा दिए, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होगा पता है, 6 माइक्रोफराड। और किसी भी एक को उठा लो, उससे तो बड़ा ही है, पैरेलल में हमेशा ज्यादा होता है। और ये याद रखना, Q1/Q2 C1/C2 ऑलरेडी पढ़ा दी हो। चलो अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक, बैटरी कनेक्टेड हो तब क्या होता है और बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तब क्या होता है, और उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक बैटरी कनेक्टेड, है ना। ये जो केस इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक बात याद रखना है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बैटरी कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्टेड पढ़ेंगे, पहले हम बैटरी कनेक्टेड देख लें, ठीक है। उसके बाद बैटरी हम डिस्कनेक्टेड देखेंगे। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक में बैटरी जोड़ दें तो कह रहा है वोल्टेज जो होगा कांस्टेंट होगा। ये ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम अगर बैटरी लगा दिए तो तुम्हारा वोल्टेज तो कांस्टेंट ही होगा। बात करें कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, यानी कैपेसिटेंस चेंज होता है। तो ये बात सही है, टी बराबर क्यू बाई बी, या ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज होगा, ये सही है। चार्ज भी सेम चेंज होता है, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E/K हो जाता है, ये गलत लिख दिया गया है, इसको मैं करेक्ट कर दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। क्यों सेम होता है इसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो होता है बाबू, भी पोटेंशियल डिफरेंस भी बटा बीच की दूरी डी होता है। अब बैटरी जब कनेक्टेड होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। और डी तो हमेशा सेम होता है। डी क्या होता है, कैपेसिटेंस के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी, ये तो हमेशा सेम होता है। चूंकि ये दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला थोड़ा गड़बड़ दिया है, बाकी सेम है। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है, नॉट डिक्रीजेस, इस केस में सेम हो जाएगा। यहाँ पे सेम कर लेना, बाकी सब केस सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तब का बात हो रहा है, पहला वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखना। कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है बैटरी अगर कनेक्टेड रहता है, चार्ज भी के टाइम्स हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स हो जाता है, जब बैटरी कनेक्टेड होता है के टाइम्स हो जाता है, के से गुना हो जाता है, ठीक है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे चार्ट भी दिखा रहा है, चार्ट भी वही सेम टू सेम चीज बता रहा है, ठीक है। और यहाँ एक चीज और नोट करने वाला है कि बैटरी जब कनेक्टेड होता है वी फिक्स होता है, सी इंक्रीजेस, क्यू मस्ट इंक्रीजेस, सी बढ़ रहा है क्यू भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बैटरी सप्लाइज एक्स्ट्रा चार्ज, एनर्जी गोज अप, ठीक है, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर वही चीज चार्ट में भी सेम टू सेम चीज दिया है, सब वही चीज है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है सेम दे रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला थोड़ा सा यहाँ पे सेम वाला होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीजेस, बैटरी डज एक्स्ट्रा वर्क, और हाँ यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होता है, जाहिर सी बात है डायलेक्ट्रिक डाले एनर्जी क्या हो जा रहा है, के टाइम्स हो जा रहा है। तो बाद का एनर्जी क्या है, के यू, शुरू का एनर्जी क्या है, यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी एक्स्ट्रा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैटरी एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना जी। बाद का एनर्जी के यू है, शुरू का यू है, तो बैटरी कितना काम किया, K-1 × U। देखो ये मैटर बात सही है, ये देखा जाए कुछ हद तक बच्चे बोलेंगे ये तो सही लिख रहा है, लेकिन ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि चार्ज तुरंत बैटरी पंप कर देता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वापस उसको कांस्टेंट कर देता है, वोल्टेज को भी कांस्टेंट कर देता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। बस ये छोटा सा मिस है इसमें। आगे चलते हैं। आगे डाइलेक्ट्रिक जब बैटरी डिस्कनेक्टेड कर दे तब क्या होता है। तो देखो जब तुम बैटरी को हटा दो तब की बात हो रहा है, अभी तुम देख सकते हो, हेडिंग पढ़ सकते हो, डाइलेक्ट्रिक जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तब की बात हो रहा है। तो अगर हम इसको जूम करें और इसको समझे, आओ समझते हैं, एक एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप बैटरी को कर दो डिस्कनेक्टेड, उस केस में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है। उसके बाद याद रखना चार्ज कांस्टेंट होता है, जब बैटरी हटा दो तो चार्ज फिक्स रहता है, और बैटरी जब कनेक्टेड रहता है तो उस समय वोल्टेज फिक्स होता है, दोनों चीज याद रखना। इस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इस केस में कैपेसिटेंस इस केस में के टाइम्स हो जाता है, वोल्टेज
कम हो जाता है, डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही है क्योंकि तुम बीच में डाल रहे हो डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है इस केस में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही घट जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है, तो ये बात एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, वहां पे कांस्टेंट रहता है जब बैटरी कनेक्टेड होता है तब, और एनर्जी स्टोर भी घट जाता है, इस केस में डिक्रीज ही हो रहा है ज्यादातर केस में। बस दो चीज याद रखना है, क्या दो चीज याद रखना है, चार्ज कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस बढ़ता है, वोल्टेज घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। चार्ज जो होगा सेम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और एनर्जी भी घट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा एक और बात मैं आप सभी को बोलूंगा, मैंने बोला था मैं आपको 100 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस खत्म करके दूंगा, और मैं अपने बात पे रहूंगा, ठीक है। पिछला जो वीडियोस था 59 मिनट था, ये 40-41 मिनट में खत्म हो जाएगा, टोटल 100 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त। आओ अब हम एक एक चीज कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ छोड़ रहे हैं, एक एक चीज कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर शुरू में एनर्जी यू था, तो डाइलेक्ट्रिक आने से जो एनर्जी हो रहा है यू बाई के हो रहा है, यानी एनर्जी डिक्रीज हो जा रहा है फैक्टर से। तो देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक डालने से, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि यू और के का रिश्ता इनवर्स है, जितना पावरफुल डाइलेक्ट्रिक डालोगे उतना ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगा, जितना पावरफुल डाइलेक्ट्रिक लेके आओ, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एनर्जी डिक्रीजेस, सही बात है, ये तो पता ही है, अगर बैटरी हटा दो तो उस केस में एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, बैटरी रहता है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होता है क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है ना, डाइलेक्ट्रिक भले डाल रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी सप्लाई कर देता है तो एनर्जी बना रहता है। मिसिंग एनर्जी गोज इनटू पीलिंग कूलिंग डाइलेक्ट्रिक इन मैकेनिकल वर्क। हाँ, तेरा एनर्जी जो खत्म होता है, घट जाता है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है डाइलेक्ट्रिक को, है ना, मिसिंग एनर्जी गोज इनटू कूलिंग डाइलेक्ट्रिक इन मैकेनिकल वर्क में जाता है, डाइलेक्ट्रिक इज सक इन फोर्स एक्ट एज, ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स कंप्लीटली न्यू कैपेसिटेंस विल बी केसी, सबको पता है, ऑलरेडी पता है। अब आते हैं मेन, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, ठीक है। अब आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस, इससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस पे। आओ इसको समझते हैं, ठीक है। सुनो, इसको समझने के लिए पहले ऐसे समझो, यहाँ दो कैपेसिटर है, और एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है, रेडियस R1 है, रेडियस R2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें तो V1 बराबर Q1/C2 होगा, V2 बराबर Q2/C2 होगा, दोनों का अपना अपना जो भी डाटा था हमने निकाल लिए। अब कह रहा है इसको अगर वायर से जोड़ दो तो क्या होगा, अगर वायर से जोड़ दे दो कैपेसिटर को, अगर हम, एक मिनट रुकना, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है, डिपेंड करता है चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मूव करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, हाई टू लो मूव करेगा, लो टू हाई डिपेंड्स ऑन चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह जाता है, कब तक जाता है, जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए, है ना, तब तक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, याद रखिएगा, अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर दे तो, ठीक है। तो जो नया चार्ज आएगा वो पहले से अलग होगा, इसके पास जो नया चार्ज मिलेगा Q1 बराबर T1 इंटू वी क्या है तुम्हारा, वी हमारा कॉमन पोटेंशियल है, याद रखना, ठीक है। तो यही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है कि जो कॉमन, अगर दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते, दो चार्ज कैपेसिटर को, तो जो कॉमन पोटेंशियल बनता है डेट इज C1 V1 C2 V2 बटा C1+C2, और जो फाइनल चार्ज आएगा पहला कैपेसिटर पे हो जाएगा C1 इंटू वी कॉमन, जो भी कॉमन पोटेंशियल होगा वो, और दूसरा कैपेसिटर पे जो बाद में चार्ज आएगा कनेक्शन करने के बाद, जो चार्ज का लेन देन हुआ, तो फाइनली क्या हुआ, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जा रहा है, इसमें क्या होगा, या तो इससे इसमें चार्ज गया होगा या तो इससे इसमें चार्ज गया होगा, तो पहले वाला चार्ज अब सेम नहीं होगा, अब कुछ चेंज आया होगा, है ना, किसी का कम हो गया होगा, किसी का ज्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज पहले वाला पास होगा C1 इंटू वी कॉमन पोटेंशियल, Q2 जो होगा C2 इंटू वी कॉमन पोटेंशियल, ठीक है।
और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लॉस होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है इस प्रोसेस के अंदर, ये यहाँ लिखा भी है, एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट एंड लाइट। जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हीट और लाइट के रूप में एनर्जी लॉस होता है, इसको हीट स्पार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो होता है हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। C1 क्या है, C1 हो गया पहला का कैपेसिटेंस, C2 क्या है, दूसरा का कैपेसिटेंस, और V1 क्या है, V1 शुरू का वोल्टेज V1, और इसका जो वोल्टेज है दूसरा का V2, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला है एनर्जी लॉस का। ठीक है, चलो अब एक बार और कुछ कुछ चीज याद करते जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आ जाओ। आइसोलेटेड स्पेयर में कैपेसिटेंस क्या पढ़े, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रखना एक तो ये। इसमें कैपेसिटेंस सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ये याद रखना। एनर्जी जो होता है, एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, दैट इज एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। एनर्जी हमेशा लॉस्ट होता है एज ए हीट एंड लाइट व्हेन कंडक्टर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड। जब कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं, एनर्जी हमेशा लॉस्ट होता है, याद रखना। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ना कि एनर्जी, याद रखना। जब भी हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रॉपर काम नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है वहाँ पे। ठीक है, ये बात माइंड में नोट करके याद रखना। आगे चलते हैं। अगर मान लो तुम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, दोनों का पोटेंशियल सेम रहा, तो तब ना ही कोई चार्ज फ्लो होगा, ना ही कोई एनर्जी लॉस होगा। अगर कैपेसिटेंस सेम रहा तो, और V2 अगर जीरो रहा तो, मतलब दूसरा कैपेसिटर पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, इस केस इस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा, वो पहला का आधा होगा, मतलब दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा। बस कुछ नहीं करोगे, पहला का जितना पोटेंशियल होगा दोनों में बांट देना। इस केस में अगर कैपेसिटेंस सेम हो, ये याद रखने वाला बात है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसको आप याद रख सकते हो। अगर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 दूसरा का जीरो है, और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, इस केस में जो ये केस बनता है, इस केस के अंदर जो कॉमन पोटेंशियल होगा पहला का आधा होगा, और एनर्जी लॉस होता है 1/4 C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखना। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ये बात भी याद रखना। अब जो हमारा आता है लास्ट, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर, और ये हमारा फाइनल है। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ फॉर्मूले भी दे रखे हैं, लेकिन ऊपर में जो है सिर्फ वेन डी ग्राफ जनरेटर है, जो आपको बस पता होना चाहिए। इसके ज़्यादा नहीं, 2-3 फॉर्मूले हैं, ऑलरेडी पढ़ा लिखा सब फॉर्मूला है, और कुछ खास इसमें नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें वेन डी ग्राफ जनरेटर का, तो जो मेन फॉर्मूला है मैक्सिमम, है ना, पोटेंशियल का, वो है ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर स्पेयर, मतलब रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑन चार्ज बबल, सोप बबल। सोप बबल पे जो प्रेशर होता है, ये मैं पहले भी बता रखा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। सिग्मा स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन होता है, नॉट पाई। सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर, ये आपको ये भी मैं बता रखा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट होता है, हाफ CV स्क्वायर बाई डी भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट याद कर लोगे। ठीक है, और ये आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर डायग्राम हो गया। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखोगे कि वेन डी ग्राफ जनरेटर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल लिमिटेड बाय एयर ब्रेकडाउन है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। लीकेज रिड्यूस मैक्सिमम वोल्टेज इन प्रैक्टिकल, याद रखना। ठीक है, और लास्ट स्पेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बटा बी माइनस ए क्या है, अंदर का रेडियस, बी क्या है, बाहर का रेडियस। क्योंकि स्पेरिकल होता है, दो सेल होता है इसमें। मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊँ, तो इसमें कुछ ऐसा दो सेल होता है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद नीचे फिर से क्विक रिवीजन सीट दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। हमने पूरा कैपेसिटेंस फाइनली कवर किया, और इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं देखा है, तो आप उसको देख लेना। और ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। देखो, बहुत एफर्ट लगता है ऐसे नोट्स को डिजाइन करने में, और आपके लिए प्रॉपर कंटेंट को बनाने में। तो हमारा चैनल नया है, और ये चैनल प्रॉपरली नीट वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो आप सपोर्ट करो, ताकि हम भी ग्रो कर सके और चीज़ों को और मैं बेहतर बना सकूं। ठीक है, अभी मैं जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है, उसी के साथ वीडियोस आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जैसे जैसे होगा, हम और ग्रो करेंगे, और आपके लिए बहुत सारे चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करूँगा। धन्यवाद आप सभी का।